एक एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दो अप्रोचेज हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए। एक है पीएनएल अप्रोच, एक है बैलेंस शीट अप्रोच। हमारे यहाँ भारत में हम पीएनएल अप्रोच यूज़ किया करते थे, अब हम बैलेंस शीट अप्रोच यूज़ करेंगे। तो आने वाले समय में अगर आपको चेक करना हो, अगर आपने पीएनएल अप्रोच सीखा है तो आप बैलेंस शीट अप्रोच से मैच करके अपने कैलकुलेशंस को देख सकते हैं कि क्या हमने सही तरीके से कैलकुलेशंस की हैं या नहीं की हैं। दिक्कत कब आती है, बहुत से आइटम्स ऐसे होते हैं जो बैलेंस शीट में ही होते हैं, उनका पीएनएल से कोई नाता नहीं होता। कई आइटम्स ऐसे हैं जो सिर्फ पीएनएल में रिकॉर्ड होते हैं, बैलेंस शीट में उनका रिलेशनशिप नहीं होता। तब थोड़ी सी समस्या आती है समझने में टैक्स बेस ऑफ एसेट और टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी को। तो पहले मैं आपके साथ पीएनएल अप्रोच डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ बैलेंस शीट अप्रोच डिस्कस करूंगा, ताकि दोनों अप्रोचेज हमें समझ आ जाए और हमें इनकम टैक्सेस कंप्यूट कैसे करना है ये तो नहीं समझना है, पर हमें अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस कैसे करना है ये हमें बखूबी समझ आ जाएगा। तो आइए देखते हैं एक टेम्परेरी डिफरेंस का एग्जांपल, जिसमें हमने एक मशीन ली जो कि 1 लाख रुपए की थी, जिसकी 5 साल लाइफ है और 20,000 का डिप्रिसिएशन हम हर साल चार्ज करते हैं। तो मैं पीएनएल अप्रोच के तहत ये उम्मीद करता हूँ, मैंने फ्रीज कर दिया यहाँ पे प्रॉफिट, जो कि रियल लाइफ में तो नहीं होता है, बट सिर्फ समझाने के मकसद से मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को फ्रीज कर दिया है कि हमारा प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन हर साल 2 लाख रुपए है। अगर हमारा प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन हर साल 2 लाख रुपए है तो मेरी अकाउंटिंग बुक्स में मैं 20,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा और प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन 1,80,000 का आ जाएगा। इस 1,80,000 के इनकम पे मुझे 30% का टैक्स देना है। तो हमने टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 54,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 1,26,000। दूसरे साल फिर मैं ऐसा करूंगा, जो भी इनकम होगी उसे मैं 20,000 के डिप्रिसिएशन चार्ज से एक्सपेंस चार्ज करूंगा और मेरा टैक्स एक्सपेंस 54,000 होगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,26,000। मैं इस एग्जांपल में फ्रीज कर रहा हूं कि मेरे 5 साल 2 लाख का ही प्रॉफिट हुआ, सिर्फ समझाने के मकसद से। अब हमने जो टैक्स कैलकुलेशन करता है, टैक्स कंप्यूटेशन करता है, उसकी तरफ देखा कि बताइए आपका क्या रुख है। उन्होंने कहा कि मेरा रुख ये है कि इस 1 लाख की मशीन पे मैं आपको पहले ही साल 50,000 की छूट दे दूंगा। हमारी इनकम 2 लाख रुपए है, 50,000 की उसमें छूट मिल गई, प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन आया 1,50,000, 30% के टैक्स के रेट के हिसाब से 45,000 का टैक्स बनता है। हमने कहा कि हमारा टैक्स एक्सपेंस है 54,000 और आप डिमांड कर रहे हैं 45,000, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करें। तो यहां पे एक बड़ा मुद्दा या बड़ा पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपनी जगह मत बदलिएगा। इनकम टैक्सेस के स्टैंडर्ड को समझने में सबसे बड़ी दुविधा ये आती है कि हम अपनी जगह भूल जाते हैं। हम कभी टैक्स कंप्यूट करने लगते हैं और कभी अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस करने लगते हैं। आप अपनी जगह पे रहिएगा, आप अकाउंटेंट हैं, आपको रुख जानना है कि उनका रुख क्या कहता है, आप अपनी जगह रहिए। अपनी जगह है टैक्स एक्सपेंस 54,000 का हमने रिकॉर्ड करना है, बाद में देखेंगे वो क्या कहते हैं। हमने टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड किया पीएनएल में 54,000, बैलेंस शीट में आए तो इनकम टैक्स पेएबल उन्होंने मांगा सिर्फ 45,000। तो इनकम स्टेटमेंट में दोबारा गए और हमने कहा कि करंट टैक्स तो 45,000 ही है, पर एक्सपेंस मैं 54,000 ही रिकॉर्ड करूंगा मेरे पीएनएल में और इस डिफरेंस को मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। तो हमने इनकम स्टेटमेंट में पूरा 54,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, टैक्स एक्सपेंस, जिसमें करंट टैक्स आया 45,000 और डेफर्ड टैक्स आया 9,000। मेरी बैलेंस शीट की तरफ दोबारा मुड़ा मैं और मेरी बैलेंस शीट में 2 तरह की लायबिलिटी रिकॉग्नाइज की। एक था करंट टैक्स लायबिलिटी जो कि थी 45,000, एक थी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो कि थी 9,000। हमने इंड एस में एक बात पढ़ी थी कि ऑफसेटिंग इज नॉट अलाउड, पर इंड एस 12 इनकम टैक्सेस आपको ऑफसेटिंग अलाउ करता है कि आपके पास कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनकी वजह से डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है या कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनकी वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होता है। और क्योंकि ये सेम टैक्स अथॉरिटी के साथ हम डील कर रहे हैं, हमारे पास इन्फोर्सेबल राइट है उनके साथ सेटलमेंट करने का, हम कुछ बातों का अगर पालन कर देते हैं तो हम नेट ऑफ करके भी अपनी बैलेंस शीट में इन फिगर्स को दिखा सकते हैं अगर सेम अथॉरिटी के साथ हम डील कर रहे हैं। तो अगर डेफर्ड टैक्स एसेट ज़्यादा है तो उसे हम
नेट अमाउंट में भी अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है तो इसे नेट अमाउंट में हम अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। इस केस में ऑफसेटिंग अलाउड है। तो जो मेरा एग्जांपल है उसमें हमारा क्रिएट हुआ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 9,000 का। दूसरे साल भी यही सिलसिला चला। दूसरे साल फिर हमने 20,000 का एक्सपेंस चार्ज किया और टैक्स अथॉरिटीज़ ने हमें 50,000 की छूट दे दी। फिर इन्होंने हमसे 9,000 रुपये नहीं मांगी। तो हम अकाउंटिंग वही करेंगे जो हमने पहले साल की। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में फिर 9,000 की लायबिलिटी और ऐड हो जाएगी, बाकी अकाउंटिंग सेम रहेगी। टैक्स एक्सपेंस मैं अभी भी 54,000 का ही रिकॉर्ड करूंगा मेरी अकाउंटिंग बुक्स में, उसमें करंट टैक्स 45,000 होगा और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 9,000 की होगी। बैलेंस शीट में मैं फिर करंट टैक्स लायबिलिटी 45,000 की रिकॉर्ड करूंगा और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अब मेरी बढ़कर 9,000 पहले से मौजूद थी उस बैलेंस में, अब 9,000 दूसरे साल का फिर ऐड हो जाएगा और टोटल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस है मेरे पास अब 18,000। 18,000 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, इस उम्मीद के साथ कि कल को अगर वो ज़्यादा टैक्स मांगते हैं तो मैं तैयार हूं वो टैक्स पेमेंट करने के लिए। मैं वो टैक्स पेमेंट कर दूंगा क्योंकि मैंने तैयारी इसकी कर ली है। हमने इस बात को इग्नोर नहीं किया कि वो टैक्स हमसे कम मांग रहे हैं। हमने उस छूट का ज़्यादा जश्न ना मना के उसे अकाउंटिंग बुक्स में ले आए कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हो सकती है। अब तीसरे साल का नज़ारा कुछ अलग है या वाकया कुछ अलग है। तीसरे साल क्या हुआ, थोड़ा सा हमें झटका लगा। हमने अपनी अकाउंटिंग बुक्स में फिर 20,000 का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। प्रॉफिट वही हुआ 2 लाख का। हमने 20,000 का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, हम फिर टैक्स एक्सपेंस 54,000 रिकॉर्ड करके सुकून से बैठे हैं। तभी हमारे राजकोष पर बिजली गिरी, इस बार आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। हमने फिर 2 लाख का मुनाफा कमाया, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन। इस बार 1 रुपया भी उन्होंने छूट में हमें माइनस नहीं करने दिया, तो इनकम हो गई इस बार पूरी 2 लाख रुपए। 30% का टैक्स लगने के बाद एकदम से 60,000 का नोटिस आ गया कि आपको 60,000 रुपये टैक्स लायबिलिटी के रूप में पे करने हैं। हम अब तक बड़े इत्मीनान से बैठे थे कि 54,000 का एक्सपेंस बनता था, पर हम 45,000 दे के बड़े खुश थे। पर शुक्र ये था कि हमने इस बात को समझा कि ये आज टैक्स नहीं मांग रहे हैं बट कल को मांग लेंगे, उसकी तैयारी हम करके बैठे थे। इसी वजह से हमने पहले साल भी 9,000 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किया, दूसरे साल फिर हमने 9,000 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किया। टोटल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बैलेंस में मेरे पास 18,000 रुपये है। तो क्या मैं इस बैलेंस को इस्तेमाल कर लूँ? ये जो ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, क्या मैं मेरे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बैलेंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ इसके लिए? हाँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसी दिन के लिए तो इसे क्रिएट किया था। मुझे पता था कि ये किसी दिन हमसे ज़्यादा टैक्स मांगेंगे और मुझे इसकी तैयारी करनी होगी। तीसरे साल इन्होंने एकदम से 60,000 का टैक्स मांग लिया, पर हम अपना पर्सपेक्टिव या अपना घर नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी टैक्स बुक्स में वो रिकॉर्ड करेंगे जो वो चाहते हैं, पर अपनी अकाउंटिंग बुक्स में अपना टैक्स एक्सपेंस 54,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। पर इस बार करंट टैक्स 60,000 है और डेफर्ड टैक्स -6,000 है, क्योंकि हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स कर रहे हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस हमारी बुक्स में 18,000 है, जिसमें से 6,000 हम माइनस करके अपनी इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट करते हैं और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को डेबिट करते हैं, जिस वजह से मेरा जो टैक्स एक्सपेंस टैक्स अथॉरिटीज़ मांग रही हैं 60,000 वो कम हो जाता है और अकाउंटिंग बुक्स के टैक्स एक्सपेंस के बराबर आ जाता है 54,000। यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बार हम टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं। अगर हम टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं हमारे टैक्स एक्सपेंस से, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज करने लायक हो गए हैं। आपको ध्यान देना होगा कि कहीं ये पहले की कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएटेड रिवर्स तो नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, जो कंफ्यूज करता है इनकम टैक्सेस की अकाउंटिंग को, कि जैसे ही आपको दिखाई दिया कि हम टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं, आपके दिमाग में वहम हो जाएगा कि ये तो डेफर्ड टैक्स एसेट हुआ, हम ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है। डेफर्ड टैक्स एसेट ना क्रिएट होके ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स हो रही है। आपकी 18,000 की लायबिलिटी अब रिवर्स होके 12,000 पे पहुंच गई है तीसरे साल। तीसरे साल के एंड में आपका बैलेंस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का 12,000 है, जो कि रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, ना कि क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट।
ये समझना बहुत ज़रूरी है कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बैलेंस अब तीसरे साल के एंड में 12,000 का हो चुका है। हम कामयाब हो चुके हैं उस जीत को लेकर जिसका हमें अंदेशा था कि छूट तो दे रहे हैं बट कल को ये मांग लेंगे। ये टेम्परेरी डिफरेंस है, इसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी और हम तैयारी करके बैठे थे, इसलिए आज हमारी जेब पर कुछ खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमने तो पहले साल ही मान लिया था कि इतना पैसा हमें लायबिलिटी के रूप में पे करना होगा। इसलिए इनकम स्टेटमेंट को भी उस दिन समझा दिया था कि आपको हम आज ही चार्ज करेंगे, क्योंकि आपने ये इनकम कमाई, आपको टैक्स पे करना था, बट किसी वजह से टेम्परेरीली हम आपके साल को ये चार्ज नहीं कर सके। इस वजह से हम चार्ज ज़रूर करेंगे और अपनी बुक्स में लायबिलिटी दिखाएंगे, क्योंकि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बराबर स्प्रेड हो। जिस ईयर ने जो कमाया है, जो उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसको उसी का चार्ज मिलना चाहिए, ना कि ऊपर नीचे। ये चीज़ का ध्यान भी हम इस बात से रख लेते हैं कि हमने उस साल को पूरा चार्ज दिया 54,000 का, और हम एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करके आने वाले समय की लायबिलिटीज़ को भी मीट कर पाए। तो चौथे साल और पाँचवें साल भी अकाउंटिंग वैसी ही होगी जैसे तीसरे साल हुई। चौथे साल में भी हमसे ये 60,000 का डिमांड करेंगे। अब हमारी 12,000 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम होके 6,000 रह गई है, और फाइनल ईयर में जब हम एसेट पूरा कंज्यूम कर लेते हैं, उस वक्त हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी और हम कामयाब हो जाएंगे रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी करने में। और हम इस बात में भी जीत में रहेंगे कि हमने कोई गलती नहीं की। हमें पता था कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, आज नहीं मांग रहे हैं, कल को मांगेंगे, और हम 5 साल के दौरान इसको सेट ऑफ करने में कामयाब हो गए। इस तरीके से P&L अप्रोच में मेरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन होती है।